पॉलिटिकल साइंस का कल एक चैप्टर आधा पढ़ लिया था, है ना। कल हमें पढ़ना था 4 तरह के राज्य। देखो ज़रा पेज नंबर कहाँ तक पहुँचे थे? 25, 55। हाँ, वो लगभग समझा दिया था। पेज 55 पे हम लास्ट पॉइंट पे आ गए थे, देशी रियासतों का एकीकरण। कितनी देशी रियासतें थी? 500। कितनियों ने कहा हमें पाकिस्तान की तरफ जाना है? कितनी बच गई आपके पास? जिनमें से कितनी आपके फेवर में थी? 3 गड़बड़ करने वालियों में जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। इनमें से किसको लेके हम आश्वस्त थे ये कुछ कर नहीं पाएगी? नहीं, जम्मू कश्मीर तो अपनी मर्जी चला लेगी। जम्मू कश्मीर को कोई डर थोड़ी था, पाकिस्तान कह देगी पाकिस्तान जाना है। जूनागढ़ को लेके भी आप फ्री नहीं थे। जूनागढ़ की लोकेशन पता है कहाँ थी? पानी के इस एरिया के आसपास, यहाँ। ये तो मिनट में किसके साथ जुड़ जाएगी? पाकिस्तान। आपको सबसे ज्यादा दिमागी रूप से शांति थी हैदराबाद, क्योंकि कहीं जा नहीं सकता, ये आपके ही भारत का अंग बनेगा। फिर भी लड़ा झगड़ा, मरने को तैयार हुआ। मैंने आपको एक कहानी सुनाई होगी बेसिक बैच में भी, और दोबारा बता रही हूँ, कल भी बताया था। हैदराबाद में आपकी पुलिस कार्यवाही हुई, और पुलिस कार्यवाही में यहाँ ले गए पुलिस की फौज, लोगों को मारा, तब जाके, क्योंकि शुरू में तो मान ही नहीं रहे थे। 1948 में जिस तरह जैसे तैसे किसने भारत को एक बनाया? पटेल। लौह पुरुष ऐसे ही नहीं कहलाते, सच में काम किया था। जब पूरे भारत में 1948 में महात्मा गांधी का मर्डर हो गया ना, तो सब भाग गए पीछे कि हम क्यों मरे, बनेगा बनेगा देश ना तो ना जाए, हमें क्या, हमारे क्या घर से जा रहा है। लेकिन उस टाइम पटेल ने कहा था भारत एक बनेगा, और चाहे उसके लिए मुझे कुछ करना पड़े मैं वो काम करूंगा। 1947 में आपका देश आजाद हुआ, अगस्त में, और आजाद होते ही आपके देश में मारकाट का तुरंत से माहौल। सब जानते हैं पाकिस्तान के और हमारे बीच में कितना बड़ा डिस्प्यूट था। फिर पाकिस्तान का हमारे ऊपर हमला। 1948 से 50 कोई भी गलत अपनी पावर का मिसयूज ना करे, इसके लिए पटेल एक्टिव हुए, और पटेल ने कहा भारत एक बनेगा, जिसको नहीं रहना ना वो यहाँ से भाग जाना। यहाँ भारत के हिस्से को आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर पाओगे। 13 क्योंकि उनकी लोकेशन पास थी, पाकिस्तान के छोड़ दिया। पर इन तीनों में से हैदराबाद जैसा, जो कि एंटी हो रहा था, इसको किसी भी कीमत पे बख्शना नहीं था, और इसलिए पुलिस ने जाके जब यहाँ गोलीबारी चलाई तो फाइनली ये मान गए निजाम की, ठीक है हम भारत बनेंगे। लेकिन पाकिस्तान हैदराबाद ने लंबे टाइम तक, आपको मैंने एक नाम बताया होगा, पी रामुल्ला, याद है तुम्हें? ये पी रामुल्ला कौन है ये आदमी? एक लोकल बड़ा लीडर, इसको अमरजीवी कहते हैं। ये 56 दिन भूखे रह के फाइनली एक्सपायर हो गए थे। इन्होंने ये हड़ताल की थी कि हमें, तुम लोगों ने हड़प तो लिया, इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन अब हमें एक स्टेट तो बना दो, और अपनी स्टेट का अलग से ये प्रावधान की बात कर रहे थे, जब हमने सोचा भी नहीं था स्टेट कैसे बनेगी। तो हैदराबाद, पी रामुल्ला ने बहुत कोशिश करके हैदराबाद बनवाने के लिए भूख हड़ताल की, और 56 दिन भूखे रहने के बाद फाइनली दिसंबर 1952 में ये एक्सपायर हो गए। चारों तरफ हाहुल्ला फैल गया, और लोग जो हैं बसों को जलाने लग गए और एंटी हो गए। उस दौर में दिल्ली, पटेल और अम्बेडकर और ये सारे बड़े लीडर्स, इन सब ने डिसाइड किया कि इंडिया में जल्दी से क्या बनाने पड़ेंगे हमें? स्टेट्स। लेकिन स्टेट्स बनेंगे कैसे? स्टेट्स आज से नहीं, बहुत पहले से सोच रहे थे, आजादी के बाद से। जब आप आजाद हुए तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, राज्य किस बेसिस पर बनाओगे? क्योंकि जब तुम आजाद हुए तो तुम्हारे पास 4 इलाके छोड़ गए अंग्रेज। एक को नाम दिया गया ब्रिटिश भारत। अंग्रेज तो चलते बने, लेकिन हमें काम करने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ब्रिटिश भारत वो था जिसमें महारानी ब्रिटेन का सीधा राज था, वो अनाथ था। अब उसके ऊपर भारत माँ का हाथ था, और वो भारत ही बनेगा, ये कंफर्म था। दूसरी थी देसी रियासतें, जो चिक चिक करने से पीछे नहीं हट रही थी। इन सबको एक किसने कर दिया था? सरदार पटेल ने। तीसरी तरह का भारत था कमिश्नरी प्रांत। कमिश्नरी वैसे तो 10 थे, लेकिन तुम्हारे काम के 4 हैं, और इन चारों का ट्रिक है ABCD, यही तुम्हारे कमिश्नरी हैं। ए का मतलब अजमेर मारवाड़, यानी आज का राजस्थान का हिस्सा। बी मतलब आज का पाकिस्तान, ये था बलूचिस्तान, अंग्रेजों के टाइम की घटना है ये, जब अंग्रेज छोड़ के गए थे। ए मतलब क्या बताया? अजमेर, अजमेर मारवाड़, मेवात का, ये अपना राजस्थान का हिस्सा। सी मतलब था कुर्ग, आज का कर्नाटक, और डी मतलब था दिल्ली। ये 4 कमिश्नरी प्रांत थे, इनमें कमिश्नर बैठता था, तो इसके आसपास का एरिया अलग था। ये मेन, एक मान लीजिए उस टाइम के यूनियन टेरिटरी टाइप मान लेते हैं, और एक चौथा हिस्सा था, इन सबको क ख ग घ या ABCD टाइप के नाम दिए गए थे। इसमें आपका अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि वो आपके मेन लैंड से काफी दूर था, लेकिन था आपका ही, तो ये 4 हिस्से आपको मिले। इनमें सबसे ज्यादा अनाथ और जिसके सिर पे किसी का हाथ नहीं था वो था ब्रिटिश भारत। देशी रियासतों के राजा बन के बैठे हुए थे, वो अपने को राजा समझते थे। कमिश्नरी के कितने प्रांत थे? 4, और चौथे में क्या आएगा? अंडमान एंड निकोबार। अब ब्रिटिश भारत में आपको कोई चिंता नहीं हुई, देशी रियासतों में भी बस 2-3 ने गड़बड़ की, उनको पटेल जैसे बड़े तेज दिमाग आदमी ने ठीक कर दिया, और कमिश्नरी तो बनने ही आपके थे। अंडमान निकोबार को भी आपने इन्हीं की तरह, इन सबको बाद में क्या बनाया गया? ड्यूटी। ये घ कैटेगरी थी, ये ग, ये क और ये ख। अब एक क्वेश्चन था कि बनेंगे कैसे, स्टेट कैसे बनाओगे? तो एक समिति बनाई गई। धर नाम के एक आदमी थे, धर सरनेम था उनका, धर समिति है ये। धर समिति को कहा अंबेडकर, पटेल, बड़े बड़े लीडर्स ने, भाई आप देखो, SN धर इनका नाम था, कैसे काम चलेगा, देश चलेगा कैसे? तो धर ने कहा कि भाषा भाषा बकवास है, और आप प्रशासन को देखो कि आप काम कैसे करोगे, प्रशासनिक आधार पर आप राज्य बना लो। तो सब लोगों ने इसके एंटी होकर नारे लगाने शुरू किए कि ऐसे कैसे, जो कश्मीरी भाषा बोलता है उसको हिमाचल में क्यों इंक्लूड करोगे, जो हिंदी बोलता है उसको आप ऐसे इलाके में जहाँ हिंदी नहीं बोलते क्यों इंक्लूड करोगे? यानी लोग इसके विरोधी थे कि प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रख के डिवाइड कर दो। ये तो अंग्रेजों ने किया था ना बंगाल, तो अंग्रेजों ने क्या कहा था? प्रशासन के आधार पर डिवाइड करना है, इसको हमें एंटी होना ही था, हमने मना कर दिया। हमने कहा हम नहीं मानेंगे धर की बात। तो उस टाइम की सरकार ने कहा ठीक है, धर की नहीं मानते, एक कमेटी बनाते हैं, JVP कमेटी। ये 3 बहुत बड़े आदमी हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतार मैया। ये हैं जवाहरलाल नेहरू, ये हैं वल्लभ भाई, कुछ लोग पी से पटेल समझ लेंगे, वो अलग आदमी हैं। ये कौन है? वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये कौन है? पट्टाभी, देखो इनका नाम क्या है, पट्टाभी
सीतारमैया, बहुत बड़ा नाम है, बार बार आएगा हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में। इस आदमी को गांधी ने खड़ा किया था कि जब कंपटीशन हुआ, एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस। गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस देश के, अंग्रेजों के पुराने टाइम में 1937, 38, 39 की बातें हैं, सुभाष चंद्र बोस लगातार चमक के हीरा थे, ऊपर सबको दिखाई देने लगे, काबिल लड़का है, बहुत लायक है। लेकिन गांधी जी इनको ज्यादा पसंद नहीं करते थे और वो कहते थे कि ये थोड़ा दिमाग से ना बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर के हैं, और देश अगर एग्रेसिव नेचर के आदमी को अपना लीडर बना लेगा तो देश गलत रास्ते पे भटक जाएगा, क्योंकि वो तो अहिंसा की बात करते थे। ये थोड़े इस तरह के थे, जो प्रॉब्लम में फंसा है दुश्मन तो उसको 2 थप्पड़ और मार दो ताकि वो वहीं खत्म हो जाए। इन्होंने जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना, तब कहा था सही मौका है, सेकंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की खूब बेइज्जती हो रही थी, पूरे वर्ल्ड में हार रहे थे, इनकी खूब फौज मर रही थी। तब सुभाष चंद्र बोस ने कहा था अब सही टाइम है भारत की आजादी के लिए लास्ट कोशिश करने का, क्योंकि अगर अब ये फ्री हो गए ना सेकंड वर्ल्ड वॉर से तो फिर ये इंडिया को छोड़ेंगे नहीं। और उस टाइम गांधी ने कहा था बेचारे पहले ही दुखी हैं, तुम क्यों दुखी करते हो, इनको आराम से काम करने दो, जब ये सेकंड वर्ल्ड वॉर से निपट जाएंगे तब हम क्रांति करेंगे। तो ये उल्टी विचारधारा थी, इसलिए बोस और गांधी की कभी नहीं निभी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस इतने ग्रेट आदमी थे ना, इन्होंने पता क्या कहा, इन्होंने कहा गांधी जी आपका और मेरा मतभेद है, मेरे और आपके वोट अलग हैं लेकिन मन भेद नहीं है। मैं मन से आपको बहुत बड़ा और बहुत अपने मुकाबले बहुत ज्यादा इज्जतदार कि आपके पद चिन्हों पे मैं भी चाहता हूं चलूं, लेकिन मेरी जो आइडियोलॉजी है वो आपके साथ मैच नहीं करती। गांधी ने हमेशा मनभेद रखा था, ये एक फैक्ट है, ये बताया नहीं जाता, लेकिन गांधी ने कभी नहीं चाहा कि सुभाष चंद्र बोस जीत के आए। जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के इलेक्शन में हिस्सा लिया ना, तो गांधी जी ने अपना ये आदमी खड़ा किया था, क्या नाम था इनका, पट्टाभी सीतारमैया। और पट्टाभी सीतारमैया हार गए। ये हार पट्टाभी की थी या गांधी जी की? ये आदमी तो उनका था ना। अब आज अगर बीजेपी का कोई आदमी हारता है तो इसकी बीजेपी के मेन आदमी यानी अमित शाह और मोदी की हार माने, इनका आदमी हार गया। ऐसे ही उस टाइम ये आदमी किसका था, गांधी का कैंडिडेट हार गया। और कौन जीत गया, सुभाष चंद्र बोस, जिसको कि एक बार गांधी जी ने कहा था कि आप बंदरों की फौज तैयार कर रखी है। उन्होंने अपनी पूरी आर्मी बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, और इन्होंने मजाक उड़ाया था कह के, जैसे गांधी जी कहीं आने वाले थे, बहुत बड़ी मीटिंग थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने नौजवान लड़के पकड़े और सबको खूब प्रैक्टिस कराई, सैल्यूट मारना और सीधे खड़े रहना जैसे फौजी होते हैं। जैसे ही गांधी वहां आए टेंट के बाहर तो उन्होंने सैल्यूट मारा और जय हिंद और इस तरह की बातें। तो गांधी हंसे और बोले क्या तुमने बंदरों की फौज इकट्ठी की है, यानी जिस आदमी ने इतनी मेहनत की, किसी को सिखाना बहुत बड़ी बात होती है, ये मजाक उड़ा के फिर आगे चले गए। मैं गांधी के एंटी नहीं हूँ, मैं गांधी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन गांधी इसको एज अ लीडर उतना पसंद नहीं करते थे। और मैंने जितना पढ़ा है, मुझे सुभाष चंद्र बोस की पर्सनालिटी बहुत इंप्रेसिव लगती है कि ये आदमी ऐसा ही था जैसा भगत सिंह था, बस ये कांग्रेस के साथ साथ चलते रहे जब तक कि सिर पे से पानी नहीं गुजरा। सुभाष चंद्र बोस जीते और कौन हारा, पट्टाभी सीतारमैया। ये हार वास्तव में किसकी थी, गांधी की। जानते हो क्या हुआ, 1 साल के लिए जीतते थे, 1 साल के अध्यक्ष बने कांग्रेस के, और लोगों ने पसंद किया इसलिए अध्यक्ष बने, क्योंकि वोटिंग हुई थी। तो सुभाष चंद्र बोस के जीतने के बाद गांधी जी के 14 व्यक्ति थे जिनको मदद करनी थी 1 साल तक, ये पूरी काउंसिल होती थी। इनमें से 12 ने कह दिया हम सुभाष के साथ काम नहीं करेंगे। सिर्फ 2 आदमियों के दम पे पूरा 1 साल काम किया, अकेले सुभाष चंद्र बोस और 2 आदमी, 3 आदमियों ने मिलकर वो काम किया जो 15 आदमियों को पूरे साल करना था। और इतना बेहतर काम किया कि जब अगले साल फिर से इलेक्शन हुआ तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा मैं फिर से इलेक्शन लड़ूंगा। और कितनी अजीब बात है, सुभाष फिर से जीत गए। महज कितने आदमियों के साथ काम किया था, 2 थे, एक तो खुद थे ना कार्यकारिणी परिषद। अब गांधी जी को बहुत ये मतलब चुभी बात, जब दोबारा इलेक्शन में खड़े हुए, अजीब है कि दोबारा से जीत गए, और इस बार जीत किसी भी तरह से हजम नहीं हुई बड़े एक आधे लीडर को। और जब टेंट में पहुंचे सुभाष चंद्र बोस जीतने के बाद, पूरे टेंट लगते थे वहां, अलग अलग टेंट्स में अलग अलग नेता और एक खुला मैदान, तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को कहा था कि गांधी जी आपकी दुआ से मैं जीत गया। तो गांधी ने कहा कि मेरी तो दुआ बिल्कुल नहीं थी कि तुम जीतो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम जीत गए, और अगर तुम जीत ही गए हो तो तुम अपने हिसाब से चलाओगे कांग्रेस को पिछले साल की तरह, मैं त्यागपत्र दे दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आप कैसे त्यागपत्र देंगे, आप तो देश का सबसे इंपॉर्टेंट चेहरा है, और अगर आपको लगता है कि मैं गलत जीत गया तो मैं त्यागपत्र देता हूँ। जो गले में एक मेडल टाइप पहना था ना जीतने के बाद, वो निकाल के गांधी जी के चरणों में रखा और उसी टेंट से बाहर चले गए और बोले मैंने कांग्रेस को आज से छोड़ दिया। और अजीब बात देखो, गांधी जी ने इनको एक बार भी नहीं कहा कि तू रुक जा, तू तो जीत के आया है, कोई मतलब नहीं, जाओ तो जाओ और ठीक है भैया, ये चले गए वहां से। बाद में कांग्रेस ने राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया कांग्रेस का अध्यक्ष, जबकि जीत के कौन आया था, 1939 की घटना है ये, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला था। और इन सब के बाद महात्मा गांधी से जिसने पंगे लिए ना, वो बच नहीं पाया। सुभाष चंद्र बोस पे ऐसे ऐसी धाराएं, ऐसे ऐसे केस लगा दिए कि इनको देश निकाला दे दिया गया। कहा अंग्रेजी सरकार ने अगर देश में दिख गए ना तो फिर तुम सोच लो, फिर तो फांसी है, यहाँ से भाग जाओ, चलते फिरते नजर आओ। सुभाष चंद्र बोस की जमीन तक छीन ली गई कांग्रेस के नेगेटिव होने के कारण। और उसके बाद सुभाष के बारे में आप सब जानते ही हैं कि कैसे कहाँ कहाँ, कभी जर्मनी के हिटलर से मिले, कभी रशिया के बहुत बड़े लीडर से, कभी जापान, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे, पूरे वर्ल्ड में घूमे। और सोचो इनकी औकात उस टाइम पे इतनी ज्यादा थी कि बड़े लीडर्स इनसे मिलकर खुश होते थे, यानी इस आदमी के अंदर बहुत कुछ था जो कि इंडियंस की उस टाइम समझ में नहीं आया। इन्होंने फिर भी देखो कितना रिगार्ड रखा। इनकी माताजी मर गई, ये देश में वापस नहीं आ पाए क्योंकि देश में एंट्री पर बैन था, विदेश में थे, बाहर थे, वहीं लोगों को इकट्ठा किया, फौज बनाई, और उस फौज का नाम आपने सुना भी होगा, आजाद हिंद फौज, सबको पता है ना, आईएनए थी इनकी। और आईएनए बना के और जगह जगह से मदद मांगी कहीं से, क्योंकि पैसा नहीं था, यहाँ से जब भगाए थे तो कुछ दिया थोड़ी था, सोचो पैसा इकट्ठा किया, लोगों को अपने फेवर में लिया, अपनी बात दूसरों को समझाई। और फाइनली सुभाष चंद्र बोस इतने बड़े आदमी हैं कि जब इन्होंने अपनी फौज तैयार कर ली ना, तो इन्होंने जापान से एक रेडियो पे मैसेज दिया, क्योंकि जापान ने इनको मदद का
वादा किया था। वहाँ पे तोजो नाम का हेड था जापान में, और उन्होंने कहा था जब तुम जीतने लगोगे तो तुम जब एंटर करोगे भारत में, हम तुम्हें एयरफोर्स की मदद दे देंगे, हम तुम्हें हेलीकॉप्टर्स देंगे ताकि तुम अंग्रेजों की जहाँ जहाँ है ना ये चौकियाँ, इनको ध्वस्त कर सको, क्योंकि पैदल जाके हर जगह पहुंचना पॉसिबल नहीं था। तो जापान के तोजो ने किसकी मदद करने का वादा किया? सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो स्टेशन पर जापान से ये मैसेज दिया था, और वहां इन्होंने गांधी के लिए कहा था, क्या कहा था बोस ने गांधी को? फादर ऑफ नेशन। गांधी के नाम के आगे जो फादर ऑफ नेशन जुड़ा हुआ है ना, ये किसने कहा था? हाँ, बोस ने बापू नाम लिया था, तो वहां से फिर ये फेमस हो गया। और देखो कितना अजीब है कि जिस आदमी को अपनी माँ के मरने के बाद उसका चेहरा नहीं दिख पाया क्योंकि देश में आने पर बैन था, वो आदमी उस आदमी का रिगार्ड कर रहा है जिसने कि कहीं ना कहीं एक रोल प्ले किया उनके बाहर जाने का या उनको निकलवाने में। और उनके लिए कहा था गांधी के लिए इन्होंने कि हमें पूरे देश को आपका, अब हम अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हैं, आइए ने हमारी फौज, और इसमें हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। तो कितना बड़ा दिल था सुभाष चंद्र बोस का कि उनके मन में ये 1% भी नहीं आया कि गांधी ने मेरे साथ ऐसा किया या गांधी ने मेरा कुछ गलत किया। ये इनके बड़प्पन को दिखाता है कि इन्होंने कभी मनभेद नहीं किया किस लीडर के प्रति? गांधी जी। तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये गुमनाम रह गए, पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस से वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे 1948 से कितने तक की? 50। फिर हमने बात की कि भाषाई आधार पर एक कमेटी बनी है। कौन सी कमेटी है वो? JVP। क्या क्या नाम है इनके? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी, सीतार मैया। यहां से बात वहां गई थी। इन तीनों की कमेटी ने कहा भारत में स्टेट्स इस बेस पर बनने चाहिए। किस बेस पर? लिंग्विस्टिक बेसिस पर। और यही बात मानी गई। और JVP कमेटी के कहने के बाद, ये कमेटी पहले बन गई थी, इसके बाद वो आदमी जिसका नाम क्या था? P रामुल्ला, उसने फिर चिक भाई बड़े लीडर थे वहां की जनता ने चिक की कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कोई स्टेप लेते? तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं तो हद से हद क्या कर सकता हूँ, मर सकता हूँ, अपनी जान दे सकता हूँ इस देश के लिए, अपने इलाके के लिए। P रामुल्ला ने भूख हड़ताल कर दी और 56 दिन भूखे रहकर इनकी डेथ हो गई। उस डेथ के बाद 1952 के दिसंबर में ये एक्सपायर हुए हैं। और उसके बाद 1953 में आनंद फानन में कौन सा स्टेट बना दिया गया? आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या बनाई गई? हैदराबाद, जहां ये भूख हड़ताल पर बैठे थे और जहां ये एक्सपायर हुए थे। आपका पहला स्टेट है। इस स्टेट के बनने के बाद आपने एक रिटायर्ड जज जिनका नाम था फजल अली, इनको कहा सर आप काम कीजिए, आपके नाम का आयोग बन रहा है। एक थे हृदयनाथ कुंजरू और एक थे पणिक्कर। इन तीनों को कहा आप देश में घूमिए और आप डिसाइड कीजिए क्या होना चाहिए। इन लोगों ने 2 साल पूरे देश की यात्रा की, 53 से 55, और 1956 में 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के बेसिस पर आपके देश में कितने स्टेट्स बनाए गए? 14, और कितने यूटीज बने? 6। अंदर की बात यह है कि इस रिपोर्ट में कहा गया था 16 स्टेट्स बना दो और 3 यूटी, लेकिन इसकी पूरी रिपोर्ट नहीं मानी गई, चेंजेस के साथ ये अडॉप्ट किया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। पहले इतना पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 56 पर हैं हम, 55 का लास्ट ना। चलो 55 के लास्ट पेज पर आ जाओ, लास्ट पॉइंट पर। कल हमने देखो 3 रियासतें पढ़ी थी लास्ट में। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही, ये पढ़ा था ना कल। यहाँ पुलिस कार्यवाही का नाम लिख लो, ऑपरेशन पोलो 1948 लिख लो। ऑपरेशन पोलो 1948 हैदराबाद के पास, ऑपरेशन पोलो 1948। आगे टिक करना, जूनागढ़। जूनागढ़ किस जिले इलाके में? आज गुजरात में, लिख लो यहाँ गुजरात। जूनागढ़ में क्या था? मैंने क्या लॉजिक बताया था, कैसे आया हमारे पास? यहाँ का राजा क्या था? मुस्लिम, और जनता हिंदू। पता क्या किया उसने देखा कि मुझे किसके साथ फायदा, इनको तो छूट थी ना, मर्जी हो तो इंडिपेंडेंट बन जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, इंडिया रह लो। तो इसने क्या किया, ये इस एरिया में, पानी के आसपास के एरिया में, ये ना बिना इंडिया को कुछ भी बताए और रातों रात चला गया पाकिस्तान। और पाकिस्तान जाके उनके साथ साठगांठ कर ली कि अगर मैं जूनागढ़ को तुम्हारे हिस्से में ऐड करवा दूं तो मुझे इतने करोड़ रुपए और इतना फायदा होगा। अब पाकिस्तान ने देखा इंडिया की एंट्री का रूट है ना, अगर जूनागढ़ पाकिस्तान का है तो सोचो यहाँ तक पाकिस्तान है, यहाँ तक है तो उसको आगे बढ़ने में क्या लगना है, ये तो जितना दूर रहे उतना ही हमारा फायदा। जूनागढ़ के राजा ने रात में जाके वहां प्लानिंग की, इसकी खबर सुबह हमें लग गई। तो उसके वहां रहते रहते हमारे यहाँ पटेल जो बहुत तेज दिमाग आदमी थे, उन्होंने कहा पढ़ा रहने दो उसको, यहाँ क्या करा दो, जनमत संग्रह। यहाँ तुरंत में जनमत संग्रह कराया। 97% लोगों ने कहा हमें किसका हिस्सा बनना है, हिंदुस्तान का। और जब तक वो वापस आता उससे पहले ये जनमत संग्रह करा के और जनता के फेवर के अकॉर्डिंग हमने कह दिया ये भारत है। उस राजा को वहीं पता चला कि ओहो मैं तो यहाँ बैठा रहा और वहां क्या हो गया, जनमत संग्रह। फिर ये वापस आया ही नहीं डर के मारे, और ये फिर सिंध पाकिस्तान में ही अपना राजपाट जो इसको थोड़ा बहुत उन्होंने दिया होगा उसमें चलाया इसने पार्ट। देखो नेक्स्ट पॉइंट। तो जूनागढ़ को जनमत के द्वारा, गुजरात लिख लो यहाँ, यहीं का था वो राजा, मुस्लिम राजा, प्रजा यहाँ की हिंदू। और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। कश्मीर के राजा का क्या नाम बताया था, हरि सिंह। वो भी तो सोच रहा था सोचूंगा, सोचते सोचते क्या हो गया, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। फिर आंख खुली कि सोचते सोचते तुम्हारे सिर पे आके बैठ गए। फिर इंडिया को क्या बोला कि मुझे क्या बना दो, स्पेशल स्टेट। किसने बनवा दिया, नेहरू ने, नहीं तो पटेल ने और अंबेडकर जी ने शुरू में कहा था गलत है ये। नेक्स्ट देखो अगला पॉइंट, 1950 में संविधान ने, लास्ट पॉइंट करना, संविधान ने राज्य को 4 प्रकार से बांट दिया, भाग क ख ग घ। नेक्स्ट करना, क में वो राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत के गवर्नर का शासन था। तो अब ये सीधे किसके होल्ड में आ गए, भारत के, क्योंकि वो तो गया गवर्नर। तो अगले पेज पे आ जाओ। भाग ख में शाही शासन, बस मेन चीज टिक करना, शाही। शाही कौन, ये राजा महाराजा। ग टिक करना, मुख्य आयुक्त, कमिश्नरी, इंग्लिश में टिक कर लो चीफ कमिश्नर्स। वो इंपीरियल या राजशाही थे, ये कमिश्नर्स हैं। कितने थे कमिश्नरी प्रांत, वैसे 10 लेकिन हमारे काम के 4 थे। और लास्ट थर्ड लाइन पीछे टिक करना, अंडमान निकोबार द्वीप को भाग घ, बाद में हमने क्या बना दिया, ये यूटी। यूटी तो कई बने थे, उनमें से ये भी है। जानते हो सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया पे अटैक, मतलब अंग्रेजों पे अटैक करने से पहले जब अपनी फौज बनाई तो सबसे पहले क्या छीन लिए थे, अंडमान और निकोबार, यही थे ना। और इनको नाम क्या दिया था, इनको नाम दिया था हिंद और स्वराज।
ये नाम दिए थे इन्होंने कि ये हमारे हैं, अपना नाम दे दिया हिंद स्वराज, यानी हमारा खुद का राज। तो ये दोनों अंडमान निकोबार किसने अपने कब्जे में कर लिए थे? INA क्या है? इंडियन नेशनल आर्मी। किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। इससे पहले किसी ने बनाई थी लेकिन वो काम नहीं कर पाया था, इन्होंने काम किया था। कैप्टन मोहन सिंह कामयाब नहीं हुए, बना उन्होंने ली थी। ये टिक करो, चलो आगे। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। पहला पॉइंट पढ़ो। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा के अध्यक्ष, अंडरलाइन करना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नवंबर 1947, न्यायमूर्ति SK धर, भाषाई प्रांत आयोग का गठन। आजाद होते ही भाषा के ऊपर हमने काम कर लिया था। नेक्स्ट पढ़ना, अगली लाइन में सेकंड लाइन टिक कर लो। राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। ये सेम लॉजिक किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने। जब क्या बांटा था हमारा? बंगाल, उसे कहते हैं बंग भंग, यहाँ लिख लो, लॉर्ड कर्जन। फिर हम में और कर्जन में क्या अंतर रह गया? अगर हम भी प्रशासन को ज्यादा महत्व दें और भाषा को कम। बीच में बातचीत कर रहे हो, बातचीत नहीं करनी किसी को भी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया, परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में, अंडरलाइन करना, एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतार मैया, यहाँ लिख लो JVP कमेटी। बाहर की तरफ जहां व्हाइट जगह है ना खाली, वहां लिख लो JVP, जवाहरलाल नेहरू, V मतलब वल्लभ भाई और P मतलब पट्टाभी, JVP कमेटी। तीनों के नाम इंपॉर्टेंट हैं। आगे टिक करना। JVP समिति के रूप में जाना जाता है। एक लाइन छोड़ के अगली लाइन, औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। क्या धर ने यह बात कही थी? धर ने क्या कहा था? धर ने कहा था प्रशासन से मतलब रखो, भाषा जाए तेल लेने, हमें कोई मतलब नहीं है, भाषा का हमें क्या करना है। तो लोगों ने कहा अच्छा भाषा का क्यों नहीं करना, भाषा के लोग तो इकट्ठे रहेंगे। अब JVP ने कहा नहीं, भाषा पे करेंगे काम। नेक्स्ट टिक करना। तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अलग राज्य के गठन की मांग का, एक बार जरा देखो इनमें से किसके पास किताब नहीं है? इन 4-5 लाइनों में से कोई ना कोई बोलने में मशगूल है, जिसके पास किताब नहीं है वही बोल रहे हैं। अंडरलाइन करो। तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अलग राज्य के गठन की मांग का समर्थन P रामुल्ला है ये, ने आमरण अनशन आरंभ कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख लो अमरजीवी। जिसके पास किताब नहीं है बाहर कर उसको, बाहर चलते जाओ जिसके पास किताब नहीं है। आगे टिक करो। 56 दिन के बाद 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग कर आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा की। 1 अक्टूबर 1953 को गठन किया गया भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। तो कब बना ये? 1 अक्टूबर 1953। कौन मरा, क्या नाम था इस आदमी का? P रामुल्ला। कब एक्सपायर हुआ ये? 1952 में, दिसंबर में। फिर प्रोसेस चलने में साल भर लग जाता है। किस आदमी ने कहा था कि भाई बना दो स्टेट फटाफट से? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या ये भी किसी कमेटी के मेंबर रहे थे? JVP का J कौन था? खुद नेहरू। तो नेहरू ने फील किया कि जल्दी काम करने के लिए फटाफट से काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट टिक करना। तो गठित होने वाला पहला राज्य 1 अक्टूबर 1953 पूछ लेंगे, फर्स्ट स्टेट बना था हमारा। अगला पॉइंट में सेकंड लाइन, या पढ़ लो पहली को भी। आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इस कारण भारत सरकार ने, अंडरलाइन करो, भारत सरकार ने दिसंबर 1953 न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय सारे काम के पेपर के लिए KM पणिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन। इसने कितने राज्य रिकमेंड किए थे? 16, लेकिन बनाए कितने गए? 14, जिनमें से पहले तो ऑलरेडी था ही। कौन सा? आंध्र प्रदेश। कब बन गया था? 1 अक्टूबर 1953। किसकी डेथ के बाद? P रामुल्ला। क्या कहलाते हैं वो आज भी? अमरजीवी। उनका डे मनाते हैं आज भी वहां पर। नेक्स्ट टिक करना। आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी, जिसमें राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार, इसको टिक कर लो, भाषा मुख्य आधार बनाने की बात। तो ये सेम बात तो पहले कमेटी ने भी की थी। क्या नाम था उसका? JVP मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतार मैया। किसने कहा था कि नहीं प्रशासन पे ध्यान दो? धर आयोग ने, जिसकी फिर लोगों ने बहुत वो किया था कि ये क्या बात हुई। नेक्स्ट टिक करना। फजल अली आयोग ने भारतीय संघ को 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों या यूटी में विभाजित करने का सुझाव दिया। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 यूटीज का गठन किया गया। तो इस समिति ने, इस पूरे आयोग ने कितने स्टेट्स बनाने की बात की? 16, लेकिन बने कितने? 14। ये कब बने ये स्टेट? 1956 में। लेकिन उससे पहले तो एक स्टेट बन गया था। कौन सा स्टेट? 1 अक्टूबर 1953। इसको इतनी जल्दी क्यों बनाया? क्योंकि दिसंबर 1952 में किसकी डेथ हो गई थी? P रामुल्ला। किसकी डिमांड कर रहे थे ये? अपने अलग स्टेट की। कौन से स्टेट की? हैदराबाद, जो हमने कभी बनाया ही नहीं। हमने स्टेट कौन सा बनाया? आंध्र प्रदेश। क्या आंध्र प्रदेश फिर 53 के बाद 56 की लिस्ट में शामिल था? और क्या, आंध्र प्रदेश समेत 14 बने थे। किस राज्य पर बने थे ये? किस बेसिस पर? भाषाई लिंग्विस्टिक बेसिस पर। यानी लिंग्विस्टिक बेसिस पर दो ने रिकमेंडेशन दी, एक JVP ने और एक फजल अली ने। दोनों की बात एक जैसी थी। इसके बाद आ जाओ, ये टिक हो गया ना, 14 राज्य 6 यूटी। अब नीचे आ जाओ, 56 के बाद बनाए गए नए राज्य कौन कौन से बने? स्टार्टिंग में कितने स्टेट से? 14। उसके बाद एक एक करके आज कितने हैं टोटल मिलाकर? 28। और कितने यूटी हैं? 2 यूटी तो बिल्कुल तुम्हारे सामने बने हैं। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लेह लद्दाख वाला इलाका ना। ये 8 यूटी हैं, 28 स्टेट। अब ध्यान से सुन लो, फिर तुम्हें याद रह जाएगा कि स्टेट कैसे कैसे कब कब बने। सारे नहीं पूछेंगे पर कुछ खास पूछेंगे। बोर्ड पे जो एक्टिवली सुन लेगा उसके लिए अगला पेज बहुत आसान है, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझ नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1, 2, 3, 4 में देश की जानकारी है। फर्स्ट में हमारा नाम है यूनियन ऑफ स्टेट्स। सेकंड और थर्ड में क्या लिखा है बताओ?
बाहर से कोई अगर हमने हिस्सा लिया तो हम क्या किताब को चेंज करेंगे? हम कहेंगे अमेंडमेंट का नंबर हो गया। एक क्षेत्र था बाहर से लेने, अगर तुमने अपने देश में से हिस्सा बनाया तो चेंज नहीं करोगे। इसका मतलब कुछ स्टेट्स बने तो अमेंडमेंट हुआ, हर स्टेट बना तो अमेंडमेंट नहीं हुआ। हरियाणा जब पंजाब से अलग करके बना तो क्या कोई अमेंडमेंट करना पड़ा? क्यों नहीं करना पड़ा? ऑलरेडी पंजाब हमारा ही था। ऐसे ही महाराष्ट्र गुजरात अलग हुए तो क्या अमेंडमेंट करना पड़ा? नहीं, वो पहले बंबई का हिस्सा थे। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जिनके लिए आपको अमेंडमेंट सुनने में आता है। मैं दो चार का जिक्र करती हूँ, फिर तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। एक स्टेट है तुम्हारा सिक्किम। बताओ क्या खासियत है? तीन तरफ तीन देशों से घिरा है। ये कहानी तुम में से किसी को नहीं पता होगी, सुन लो, ना ही पेपर में आनी, लेकिन अगर सुन लोगे तो तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी अमेंडमेंट याद करने में। यहाँ पे जब हमारे देश में राजा महाराजा थे ना, 17वीं शताब्दी यानी 1600, अगर एग्जैक्टली कहूँ 1642, तो तुम्हारे यहाँ सोच लो 1605 के बाद अकबर मर गया और जहांगीर का राज था, फिर उसके बेटे शाहजहां का। तो जब तुम्हारे यहाँ मुगलों का राज था ना, तो यहाँ पर सिक्किम में बहुत बर्फबारी होती थी। अभी भी बहुत ठंडा इलाका है। यहाँ मुगलों ने ज्यादा घुसपैठ नहीं की, तो यहाँ एक लोकल लेवल पे एक राजा बन गया और उस राजा ने अपना ही कह दिया, भाई मेरे ही वंश के जो हमारे बेटे और हमारे पोते होंगे वही राजपाट संभालेंगे। अब ये इतना छोटा सा था कि किसी को इससे टेंशन नहीं हुई। जब ये राजपाट चल पड़ा तो चल पड़ा। यहाँ के राजा ने 333 साल तक एक ही राजवंश ने शासन किया, 1642 से 17, 18, 19, 42 प्लस में लगा लो। फिर जब आप आजाद हुए, अंग्रेजों ने भी ज्यादा घुसपैठ नहीं की, कभी इन पे कब्जा किया, कभी छोड़ दिया, कभी पैसे ले लिए। लेकिन जब आप आजाद हुए तो आपको लगा कि क्यों ना इसको हम अपना स्टेट बना लें। हमारी आर्मी उस टाइम हर तरफ से चीजें हड़प ही रही थी या छीन रही थी, जो नहीं मान रहे थे, और जो हमारी थी उसके ऊपर तो हमें राज। देखो एक चीज मान के चलना, कोई बहुत प्यार से देश नहीं बनने देता। देश बनाने के लिए मारकाट करनी पड़ती है। हम आपस में भी लड़ते अगर ये आर्मी थोड़ी सख्त ना होती। तो उसी आर्मी ने कहा या देश ने डिसीजन लिया कि इसको खाली छोड़ने का मतलब है ये राजा अगर हमने यहाँ छोड़ दिया, मुनार्क अगर यहाँ बैठा रहा, तो कल को ये इससे लगे एरिया को हड़प लेगा। भाई हर राजा चाहता है मेरे पास हिस्सा हो। तो ये इंडिया की इस बेल्ट को नुकसान पहुंचाएगा जो 7 सिस्टर्स की बेल्ट है, क्योंकि अपनी टेरिटरी तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, और उस कंडीशन में ये हमें दुखी करेगा। तो क्यों ना इसको स्टार्टिंग में ही, जब हम हैदराबाद को भी ले रहे हैं, जब हम अलग दादर नागर हवेली को ले रहे हैं, गोवा को ले, तो इसको भी ना अपने पास रख लें। इस टाइम पे ज्यादा चिकचिक भी नहीं होगी। बाद में कभी सोचेंगे तो फिर कोई ना कोई अपने बीच में टांग अड़ाएगा कि तुमने इस पर अटैक कैसे किया। इसकी सीमा लगती थी इस तरफ नेपाल से, इस तरफ भूटान से, और इस तरफ चीन से। जब हमने इस पे अटैक किया ना, अटैक क्या किया, यहाँ का राजा आराम से सो रहा था महल में, अचानक से उसको तेज आवाज आई हमारे आर्मी के ट्रक, और एकदम से इतनी फौज यहाँ पहुंच गई। उन्होंने राजमहल में सोते हुए राजा को पकड़ा और वहाँ 300-400 आदमी थे उसके अंगरक्षक, उन सबको मार दिया। और फाइनली शाम को खबर मिली कि अब के बाद भारत का एक एरिया और भारत का हिस्सा बन गया। कौन सा एरिया? सिक्किम। सिक्किम पे ऐसा करने में हमें खुद भी डर था, क्योंकि पड़ोसी बहुत ताकतवर था चीन। इसका विरोध नेपाल ने किया, क्योंकि नेपाल को लगा आज ये सिक्किम को हड़प रहे हैं, कल ये मेरे ऊपर भी तो अटैक करेगा, मैं भी तो इसी के आसपास हूँ। भूटान कुछ नहीं बोला। भूटान को क्या लगा कि अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो हो सकता है अगर मैं इसको मना करूँ, इसको देश मत अपना स्टेट मत बनाओ, तो ये मेरे हिस्से को खा जाए। और भूटान को ना हमने पहले ही एश्योर कर रखा था कि भूटान तू चिंता मत कर, हम तेरा हिस्सा कभी नहीं हड़पेंगे। भूटान का नरेश राजा बहुत दिमाग से फ्री है। तुम्हें शायद पता ना हो, भूटान हमारा बफर स्टेट है। बफर स्टेट पता क्या होता है? ऐसा स्टेट जो अपने सारे मामलों में तुमसे सलाह लेता हो। तुम्हें पता ही नहीं है, तुमसे भी कोई सलाह लेता है पड़ोसी। कौन सा देश है वो? भूटान। भूटान हर काम में, विदेश नीति में हमसे सलाह मशवरा करता है। भूटान छोटा सा देश है, कोई बहुत ज्यादा रिच भी नहीं है, तो आपने भी सोचा कि क्यों किसी से ऐसे पंगे मोल लेने, भूटान को कब्जे में लेंगे तो कौन चिड़ेगा। हम चीन को ये दिखाए ना, देख हमारे आसपास कितने छोटे छोटे हैं, लेकिन हमने इनको अपने कब्जे में नहीं लिया और तू सबको हड़पने के चक्कर में है। सिक्किम आपके साथ टच था और यहाँ कोई बड़ा ऐसा काम धाम नहीं था, तो आपने इसको अपने कब्जे में ले लिया। आपकी आर्मी गई और आपने इसको कब्जे में लिया, लेकिन आपको लगा कि इस पर कोई ना कोई हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, खासकर चाइना। तो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था और आपने इसलिए एक संविधान में 35वां संविधान संशोधन किया और कहा सिक्किम हमारा सह राज्य है, हमारा एसोसिएट स्टेट है, जबकि ये टर्म था ही नहीं। फिर आपने देखा कोई कुछ नहीं बोला 1974 में, तो आपने 1975 में 36वां संविधान संशोधन करके लिखा सिक्किम भारत का राज्य है। अब भी कोई कुछ नहीं बोला, तो इस तरह सिक्किम तुम्हें मिल गया। तो सिक्किम आपका एक स्टेट बन गया। कौन से सन में जाके? 1975 में। इंदिरा गांधी आपके देश की प्रधानमंत्री थी और याद करो इस टाइम पे इमरजेंसी का दौर आने वाला था, ये तब की घटनाएं हैं। तो सिक्किम आपको मिल गया, लेकिन 2 अमेंडमेंट से मिला। कौन कौन से? सिक्किम के लिए अमेंडमेंट क्यों करने पड़े? अधिग्रहित है, आपने दूसरे का हिस्सा लिया। ऐसे ही आपके यहाँ एक हिस्सा था दादर नागर हवेली, आप ही का था या पहले किसी और के कब्जे में था? किसने कब्जा कर रखा था? पुर्तगाल ने। ये जो पोर्टुगीज है ना, पुर्तगाली, आज से नहीं है भारत में, रास्ता ही इन्होंने खोजा था भारत आने का। भारत पहले भी था, ऐसा नहीं कि भारत नहीं था, भारत तो बहुत सदियों से था। इन्होंने भारत आने का रास्ता खोज लिया था। अटलांटिक महासागर, मान लीजिए अफ्रीका है, इसके नीचे से होते हुए भारत आने का रास्ता किसने खोजा? पुर्तगाली। वास्को डी गामा। इससे पहले भी भारत आते थे, लेकिन फारस की खाड़ी और पता नहीं कहां कहां अरेबियन कंट्रीज में से होते हुए। अब ये डायरेक्ट यूरोप से सामान चला, अफ्रीका क्रॉस करता, अटलांटिक क्रॉस करता, भारत आ गया। तो इंडिया आने का बहुत ही बढ़िया रूट किस आदमी ने खोज लिया था? वास्को डी गामा। कौन से ईयर में? 1498 में। इन लोगों ने आते ही रूट खोजा, फिर 4-5 सालों में इन्होंने अपनी कंपनी बना दी और इन्होंने सबसे पहले आपके इंडिया का क्या छीन लिया था? गोवा। एक लोकल राजा था यहीं का छोटा मोटा, उसको भगा दिया और इसके कब्जा करके बोले गोवा हमारा है। और हमें उतनी समझ भी नहीं थी, तो हमारे पास प्रॉपर्टी बहुत थी, हमने कुछ नहीं कहा। 1510 में गोवा किसने छीन लिया?
आप सोचो आप आज़ाद हुए 1947 में, तब तक इनको कितने साल बीत गए? 1500 से सोचो 1600, 1700, 1800, 1900, तो इतने साल इनको बीत गए। अब 300-400 साल अगर एक आदमी एक जगह पे रह गया तो कायदे से वो जगह उसी की बन गई ना। वहाँ वैसा ही रहन सहन, वैसा ही खान पान, वही कल्चर, वैसे ही घर, सब कुछ इन जैसा। और ये चालाक भी बहुत थे। इन्होंने पता क्या प्लान किया था कि इंडिया में हमें अपनी आबादी बढ़ानी है। आबादी कैसे बढ़ेगी? तो यहाँ की औरतों से शादी कर ले, हमारी अगली पीढ़ी इंडियन और पोर्टुगीज का मिक्सचर हो। नाम पुर्तगाली चलेगा क्योंकि हमारे इंडिया में पितृसत्तात्मक समाज है, बाप का नाम ही चलेगा। तो इन्होंने हमारे यहाँ देखा तो इनसे कोई शादी ना करे, इनकी शक्ल ऐसी भूत जैसी थी, तो इनसे कौन शादी करे? तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो कोई हमारी बात मानेगा नहीं। इंडिया में एक बड़ा खराब कल्चर उस टाइम पे चल रहा था, सती प्रथा का। तो इन्होंने जहां कब्जा किया ना गोवा पे, इन्होंने कहा बस एक तरीका है जिससे कि हम जो ये औरतें भाई सती जिसको करते हैं, इनको अगर हम प्रथा को बैन करवा दें और इनको पीटें 2-4 बार जो सती करते हैं औरतों को, तो इनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। अपने एरिया में सती प्रथा बंद करवा देते हैं। जो सती होने जा रही थी विधवा, अगर वो सती नहीं होगी तो ये मान के चलो कि उसको ना तो उसके घर वाले एक्सेप्ट करेंगे, ना उसके ससुराल वाले, उसको छोड़ देंगे। अब उसके पास खाने कमाने का कोई जरिया नहीं क्योंकि औरतें पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उन सबसे ये शादी कर लेंगे। देखो कितने चालाक और कितना लंबा प्लान बनाया इन्होंने। कौन सी प्रथा बंद करवा दी? सती प्रथा। शुरू में हमने इनको एनटीओ के मारपीट की, पर फिर इन्होंने दिखाया कि हम तो ताकतवर हैं, इनके पास हथियार बहुत बढ़िया, ये हमें मारने पीटने में एकदम जैसे फौज आ जाती है, हम डरपोक थे थोड़े, हमें लगता छोड़ो यार भाग जाओ, एरिया छोड़ के भाग गए। तो जितने लोग इनके अंडर थे ना, उन सब ने सती प्रथा बंद कर दी और सती प्रथा बंद हो गई। तो अब इनकी फैमिलीज यहाँ आगे बढ़ती गई और जब इनकी तादाद बढ़ती गई तो इन्होंने किस पे पूरी तरह से अपना नाम कर लिया? गोवा। और जब आप आजाद हुए 1947 में तो इनको कहा भी तुम भी जाओ, अब गोवा छोड़ दो। तो बोले गोवा क्यों छोड़ें? गोवा तो हमारे कितने पुश्तैनी राजपाट की जमीन रही है, ये हमारा अभिन्न अंग है और पुर्तगाल ही है गोवा में, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। बड़ी अजीब बात, बड़े बेशर्म में सब लोग चले गए, तुम क्यों बैठे हो? तो बोले नहीं छोड़ते हम हिस्सा, हम इसको लेके रहेंगे। दादर नागर हवेली पहले छोड़ा इन्होंने, इनको ये था कि गोवा बचा रहे, दादर नागर हवेली हम खुद ही छोड़ देंगे। जब वो छोड़ दिया तो आपने पहले उस पर कब्जा किया, फिर उससे आगे आप बढ़े तो आगे क्या जाके आ गया? गोवा। अब आपने कहा गोवा छोड़ना पड़ेगा, ना ये माने ना आप माने। फाइनली आपने यहाँ फौज भेजी, ऑपरेशन विजय चलाया, आपकी बड़ी फौज गई और यहाँ मारकाट मची। आपने यहाँ के लोगों को, कहते हैं हजारों लोग मारे गए थे, पुर्तगाली आपके नहीं थे, वो पुर्तगाली थे। और उसके बाद जब इनको लगा कि भाई बहुत बड़ी ताकत है, भारत देश बन गया, अब हमारा यहाँ सिक्का नहीं चलेगा, फाइनली ऑपरेशन विजय के बाद इन्होंने गोवा आपको देने के लिए राजी हो गए 1961 में। अब ये आपका नहीं है, आपने बाहर वालों से लिया, अधिग्रहित है, तो क्या इसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा? अमेंडमेंट करना पड़ेगा। आपको थोड़ा शक था, इनका क्या भरोसा, पता चला वहां से जहाज भर के आ गया लड़ने के लिए। तो हमने कहा ठीक है, ये चले तो गए 61 में हमें देखे, लेकिन हमने इसको स्टेट नहीं बनाया, हमने थोड़ा वेट किया और काफी सालों बाद जब हम क्लियर हुए कि कोई टेंशन नहीं है 1987 में, तब आपने गोवा को किसका दर्जा दिया? राज्य का। तो देखो कितनी लंबी लड़ाई थी गोवा की। कब से लड़े हैं ये? 1961 से। और कब जाके इस पे हमने अपना राज्य का 1987। समझ में आ गया? ये इस तरह से एक देश था फ्रांस, इस फ्रांस ने आपके यहाँ ना ये भी बहुत लड़ा था ब्रिटेन से और इसने 4 बस्तियां अपनी बना रखी थी। एक यहाँ थी माहे, एक यनम, एक पुदुचेरी, एक करिकाल। ब्रिटिशर्स चले गए लेकिन ये 4 बस्तियां फ्रांसीसियों की नहीं खाली की, फ्रांसीसियों ने। लेटर स्टेज में 1954 में फ्रांस वाले बोले कि ठीक है भैया, अब हम यहाँ रह के क्या करेंगे, तुम ही ले लो इन बस्तियों को। तो हमने लिखत पढ़त की, कल को तुम ये ना करो हमारे ऊपर केस कर दो कि हमारा हिस्सा हड़प लिया। हमने फ्रांस से जब ये बस्तियां ली ना, तब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया? एक संशोधन। और इस तरह से ये हिस्सा संशोधन से आपके इंडिया में आया। ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जो बिना संशोधन के बन गए, जिसका एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं। ये पहले पूरा बंबई था, 1960 में इसको अलग कर दिया, इसको नाम दे दिया महाराष्ट्र और इसको नाम दे दिया गुजरात। कोई अमेंडमेंट नहीं किया। लेकिन ऐसे ही हरियाणा पंजाब 1966 में क्या कुछ कटा था हरियाणा पंजाब को अलग करने के लिए? पहले एक बड़ा हिस्सा था, ध्यान से देखो, इसको काट के हरियाणा बनाया, ये सारा पंजाब, और इस पंजाब में ना ऊपरी हिस्सा जो पहाड़ी हिस्सा था इसको हिमाचल प्रदेश बताया गया। हिमाचल आपके बाद बना है, आपसे कई साल बाद। 1966 में हरियाणा अलग हुआ, किससे अलग हुआ? पंजाब। और हिमाचल आपके और कई साल बाद 1971 में अलग हुआ। चलो कल पढ़ेंगे सारी चीजें।